इस लेक्चर में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने, सुशील चंद्र को। ये इलेक्शन कमिश्नर थे पहले, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है, जो रिप्लेस करेंगे सुनील अरोरा को। ये रिटायर हो गए, ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब फिलहाल कौन है प्रेजेंटली? सुशील चंद्र। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इंडिपेंडेंट और परमानेंट बॉडी है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस। जितने भी यूनियन में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन और आपके स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन कराती है ये। इसे कब एस्टेब्लिश किया था? फर्स्ट टाइम 25 जनवरी 1950 को इसे पहली बार इसे एस्टेब्लिश किया था, सेटअप किया था कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और 25 जनवरी को ही हर साल नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है मतलब इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ये किस किस के लिए इलेक्शन कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो विधानसभा हैं स्टेट की, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इनके ऑफिस के लिए भी इलेक्शन यही कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शन नहीं कराता, उसके लिए हर स्टेट में अलग अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कराते हैं पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कौन कौन सी है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए? देखो यह पार्ट 15 में दिया हुआ है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। ये डील करता है इलेक्शन से और एस्टेब्लिशेस ए कमीशन फॉर दीज मैटर्स। ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए इलेक्शन कराने के लिए। आर्टिकल 324 क्या बोलता है? ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन को सुपरिंटेंडेंस के लिए, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन के लिए, कि क्या क्या किस तरह से इलेक्शन कराए जाएंगे। ये सारी पावर 324 से मिलती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 325 बोलता है, देखो ये आपको जरूर याद रखना, आर्टिकल 325 ये कहता है किसी भी पर्सन को इलेक्टोरल रोल से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, मतलब शामिल करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए कोई भी पर्सन इन एलिजिबल नहीं हो सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ, किसके आधार पे? देखो किसी भी इलेक्टोरल रोल का मतलब है कि जो आप मान लो इलेक्शन में जब वोट डालने जाते हो तो एक वोटिंग लिस्ट होती है, उसमें आपका नाम होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। तो उसमें किसी का नाम सम्मिलित करने के लिए कोई अयोग्य नहीं हो सकता। किसके आधार पे? रिलीजन के आधार पे, कि किसी को धर्म के आधार पे आप इंक्लूड ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म के आधार पे, रेस नस्ल के आधार पे, कास्ट जाति के आधार पे, सेक्स जेंडर के आधार पे यानी कि मेल या फीमेल कि लड़का लड़की के आधार पे किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, उसको इन एलिजिबल यानी कि अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, उसका इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित किया जाएगा अगर वो 18 साल से अबव है तो। नेक्स्ट है आर्टिकल 326। ये क्या बोलता है? ये कहता है कि जो इलेक्शन होंगे लोकसभा और विधानसभा के लिए, मतलब हाउस ऑफ द पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जो स्टेट्स की, उनके लिए इलेक्शन होंगे, वो एडल्ट सफरेज के बेस पे होंगे। एडल्ट सफरेज का मतलब है जी 18 साल से ऊपर सभी को वोट देने का अधिकार है, और सारे ही इंक्लूड होने चाहिए जो 18 साल से अबव है, सारे ही पर्सन, तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो एडल्ट सफरेज का मतलब यही है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 327। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो जो लेजिस्लेचर है उसके इलेक्शन के लिए प्रोविजन बना सके। ये पार्लियामेंट के पास पावर है, तो पार्लियामेंट कुछ भी पावर बना सकती है जी, मतलब कुछ भी नियम प्रोविजन बना सकती है कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 328। ये पावर देता है स्टेट के लेजिस्लेचर को यानी कि विधानसभा को, कि वो इलेक्शन के लिए, लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए कोई प्रोविजन बना सके। तो इसमें पावर दी हुई है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को। नेक्स्ट है आर्टिकल 329। ये कहता है कि कोर्ट को ये बार करता है, मतलब रोकता है कि कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इलेक्टोरल मैटर्स के लिए। कोई इलेक्शन का, इलेक्टोरल मैटर का कोई भी मामला है जी इलेक्शन का, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ये कहता है आर्टिकल 329। अब ईसीआई का स्ट्रक्चर क्या है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? देखो ओरिजिनली जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था बनाया गया था 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था, तो ये 1 मेंबर बॉडी था, सिर्फ ओनली 1 इलेक्शन कमीशन था। लेकिन बाद में एक इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट बनाया 1989 में पार्लियामेंट ने, तो फिर इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया।
मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा जी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इतने मेंबर होंगे जितने प्रेसिडेंट चाहे इलेक्शन कमिश्नर बोला जाएगा। मतलब जो चेयरमैन होंगे जी उनको बोला जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी के होंगे मेंबर उन्हें बोला जाएगा इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर इतने अपॉइंट होंगे जितना प्रेसिडेंट चाहेंगे जी। एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, प्रेसिडेंट जब फिक्स कर देंगे कि अब 2 करने हैं, 3 इलेक्ट मतलब अपॉइंट करने हैं, तो इतने ही मेंबर होंगे इलेक्शन कमिश्नर होंगे। लेकिन ये बाद में 89 में तो किया गया, 1989 में मल्टी मेंबर बॉडी, लेकिन 1990 में फिर इसे सिंगल बॉडी बना दिया गया। फिर से एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था सिर्फ, लेकिन बाद में 1993 में फिर ये प्रोसेस शुरू किया गया मल्टी मेंबर बॉडी का, और तब से ये मल्टी मेंबर बॉडी है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी कि प्रेजेंटली हम देखें तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है, तो टोटल 3 मेंबर हैं। और इसका डिसीजन जो होता है ना जी, जो भी मान लो ये डिसीजन लेंगे तो ये कंसेंसस बेस पे उठता है। कंसेंसस का मतलब है जी सबकी सहमति, तीनों मेंबर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर की सहमति देखी जाती है। और अगर मान लो किसी मैटर पे मतलब कोई डिसीजन लेना है, अगर तीनों सहमत नहीं है, मतभेद है, डिफरेंसेस हैं तीनों के अंदर, तो क्या करेंगे, तीनों वोट करेंगे जी, वोटिंग करेंगे। तो वोटिंग जिसके पास ज़्यादा वोटिंग होगी तो वो डिसीजन लिया जाएगा, अगर नहीं होगी वोटिंग तो नहीं लिया जाएगा। तो वोटिंग के बेस पे होगा जी फिर डिसीजन। और सबके पास याद रखनी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, सबका सेम स्टेटस है, सबके पास सेम पावर है। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो इसके पास ज़्यादा पावर है, समझ गए, सेम स्टेटस है। और स्टेट लेवल पे होता है जी जो इलेक्शन कमीशन, ये क्या करता है, इसे हेल्प करता है कौन, मतलब स्टेट लेवल पर अगर इलेक्शन कमीशन की हेल्प, इलेक्शन कमीशन को हेल्प चाहिए तो किसकी हेल्प लेता है इलेक्शन कमीशन, वो लेता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की। ये आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं जो हेल्प करते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने में इलेक्शन कमीशन की स्टेट लेवल पे, जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है जी इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और टेन्योर कितना होता है कमिश्नर का। देखो इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं जी अपॉइंट, चीफ इलेक्शन कमीशन हो या इलेक्शन कमिश्नर हो तो इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। और इनका जो टेन्योर होता है जी, मतलब कार्यकाल कितने साल तक ड्यूटी करेंगे, ये करेंगे जी 6 ईयर या 65 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब मान लो जी 6 साल पहले पूरे हो गए तो 6 साल में रिटायर हो जाएंगे, और 65 ईयर के हो गए तो जी 65 ईयर पहले आ गया तो तब रिटायर हो जाएंगे। इनका सेम स्टेटस होता है जी, सेम पावर सेम सैलरी होती है, कितनी, जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से इनकी पावर होती है जी, सैलरी सेम स्टेटस होता है इनका, सैलरी भी सेम मिलती है तीनों को, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी। अब इनको रिमूव कैसे किया जाता है जी, मतलब हटाया कैसे जाता है, इनको हटाने का प्रोसीजर है जी। देखो एक तो ये रिजाइन कर सकते हैं, समझ गए, रिजाइन कर सकते हैं, मान लो एनी टाइम कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और इनको एक्सपायरी टाइम से पहले रिमूव भी किया जा सकता है, मतलब इनका जो टर्म है 5-6 साल की और 65 ईयर नहीं आया तो इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। कैसे, उसका एक प्रोसीजर है जी। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, जैसा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का सेम प्रोसेस इनका ही है। तो पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है जी सेम प्रोसेस के थ्रू। प्रोसीजर कैसा है जी, देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का प्रोसेस है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए जी, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है जी, रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कैसे किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है या हाई कोर्ट के जज को किया जाता है। जैसे कम ये कैग को रिमूव किया जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है। और इनको किसके बेस पे किया जाता है, कुछ आधार हैं, जी हाँ बिल्कुल उनके ग्राउंड है, इस आधार पे किया जाता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, मतलब दुर्व्यवहार क्या है, इनकैपेसिटी है, तो इसके बेस पे इन्हें रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो इसके बेस पे हटाया जा सकता है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है या कैग को। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, 2 इलेक्शन कमिश्नर, अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर, उनको क्या है, उनको हटाया जाएगा जी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब प्रेसिडेंट, सिर्फ इतना लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट हटाएंगे किसके बेस पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एडवाइस दे देंगे उसके बेस पे हटाएंगे, समझ गए। और इनको हटाने का जो है जी मेजोरिटी चाहिए, वो स्पेशल मेजोरिटी से हटाएंगे जी। मतलब पार्लियामेंट में 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी चाहिए, और टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तो इस मेजोरिटी पे हटाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन इनके लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज नहीं किया हुआ है,
कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कैग के रिमूवल के लिए या जज के रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट का वर्ड यूज नहीं किया गया। ये जो टर्म है वर्ड है इम्पीचमेंट, ये सिर्फ केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। इम्पीचमेंट का मतलब भी रिमूवल ही होता है, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए वर्ड यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट। और प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जी 2/3 मेंबर की मेजोरिटी चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ है जितनी भी उसकी चाहिए। देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको हटाने के लिए तो चाहिए 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए जी प्रेसिडेंट को। 2/3 मेंबर कितने होने चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ का मेंबर होना चाहिए बोथ द हाउस के। अब लिमिटेशन क्या है जी, इनकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं की है, मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बताइए किसके बेस पे इनको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा और किसके बेस पे इनको इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। मतलब कुछ क्वालिफिकेशन होती है ना, जैसे क्वालिफिकेशन मान लो जी प्रेसिडेंट की कुछ क्वालिफिकेशन दी हुई है, 35 ईयर एज होनी चाहिए और सिटीजन होना चाहिए, तो इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है ऐसा कुछ भी, ना ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव, ना जुडिशियल, कोई लीगल क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। जो भी इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं या चीफ इलेक्शन कमीशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म भी स्पेसिफाई नहीं की है इलेक्शन कमीशन की, कोई भी टर्म मतलब कितने कार्यकाल तक ड्यूटी करेंगे कितने तक, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है ये सब कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन जी ये भी इनको नहीं रोकता, मान लो जी इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायर हो गए तो वो गवर्नमेंट किसी भी पोस्ट पे उन्हें अपॉइंटमेंट कर सकती है, किसी भी और गवर्नमेंट पोस्ट पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हैज़ नॉट बार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट। मतलब जैसे दिया हुआ होता है ना कि री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, बहुत सारे ऑफिस होते हैं जैसे कैग का हो गया जी, तो इनके ये क्या है, इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको गवर्नमेंट किसी भी पोस्ट पे अपॉइंट कर सकती है। अब इनके पावर और फंक्शन क्या होते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, पहले पढ़ते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होती है। देखो ये जो टेरिटोरियल एरिया है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी का, उन्हें डिटरमाइन करती हैं थ्रू आउट द कंट्री, किसके बेस पे, जो डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ होता है ना हमारा, एक डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाता है पार्लियामेंट, उसके बेस पे डीलिमिटेशन कमीशन बनता है, डीलिमिटेशन कमीशन। ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूंसी को डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है जी एरिया, मान लो इतनी पॉपुलेशन, जैसे हमारा कंट्री है जी ये, इसके बेस पे मान लो कितना एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहेगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी डिफाइन करता है। एमपी के लिए मान लो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आएगा, तो जैसे ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है जी मान लो टोटल, तो चारों का एक पॉपुलेशन सिमिलर होनी चाहिए जी, लगभग अराउंड सिमिलर होनी चाहिए। मान लो एक में 10 लाख है तो दूसरे में भी 10 लाख के अराउंड, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा लेकिन अराउंड इतनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एरिया में हो गई 10 लाख पॉपुलेशन, मतलब एक एमपी जो इस एरिया से चुना जा रहा है, मान लो जी ये अपना इंडिया है, यहाँ पे ये एरिया जी इस एरिया से आ रहा है, 10 लाख पॉपुलेशन है इसमें जो एमपी इलेक्ट हो के आ रहा है, और इस एरिया से आ रहा है इसमें 1 लाख की पॉपुलेशन है, तो ये तो क्या है जी अनइक्वल हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि एक एमपी तो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख पीपल को और एक एमपी कर रहा है 1 लाख पीपल को। तो इसको ही ये जो डिस्क्रिपेंसी ना रहे, मतलब डिफरेंसेस ना रहे, तो इसी को रिमूव करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट होता है जी डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के थ्रू, तो वो डिफाइन करता है, उसके बेस पे डीलिमिटेशन कमीशन के बेस पे ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी डिफाइन करता है इलेक्शन कमीशन। और ये प्रिपेयर करता है जी एक इलेक्टोरल रोल और रजिस्टर, मतलब जिस पे आपका वोटर लिस्ट में नाम होता है ना, वो वोटर लिस्ट कौन तैयार करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्निशन देना हो कि ये स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है, इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, इसको पहचान देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और रजिस्टर भी आपको कराना होती है जब पॉलिटिकल पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही रजिस्टर करानी होती है जब भी कोई आप पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हो। और आपको जो इलेक्शन के सिंबल अलॉट करता है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये करता है जी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कोई क्या जी बाइसनेस ना हो, इम्पार्शलिटी ना हो, मतलब पक्षपात ना हो, तो ये देखता है कि इलेक्शन सारे सही फेयर प्रोसेस से हो, इसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है इसने, मतलब ये एक रूल्स नियम होते हैं जी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मानने होते हैं, उसके बेस पे इलेक्शन कराते हैं जी फ्री एंड फेयर। अब इसके कुछ एडवाइजरी जुरिडिक्शन है और क्वासी जुडिशियल फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो कौन से हैं, देखो जी कॉन्स्टिट्यूशन में ये है इलेक्शन कमीशन एडवाइजरी जुरिडिक्शन है इलेक्शन कमीशन के पास, किस मैटर में, मान लो जी किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को डिसक्वालीफाई करना हो, तो उस मैटर में एडवाइजरी
एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है इसका, मतलब एडवाइस जारी करता है जी, अपनी सलाह देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसको? प्रेसिडेंट को। अगर एमपी को हटाना है जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में अगर मान लो जी डिसक्वालिफिकेशन का मतलब है जी उसकी मेंबरशिप रद्द करना। जो एमपी मान लो जी पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आया है, उसकी मेंबरशिप को रद्द करना, कैंसिल करना, डिसक्वालीफाई करना उसको, या स्टेट लेजिस्लेशन में उसकी मेंबरशिप को कैंसिल करना। तो इस केस में या तो प्रेसिडेंट में, जब पार्लियामेंट का मेंबर है तो मतलब पार्लियामेंट का कोई मेंबर है जी, उसका मैटर आ रहा है, डिसक्वालीफाई करना है, तो उस केस में प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर का मामला तो गवर्नर को एडवाइस देगा। और ये एडवाइस जो ओपिनियन देगा ना, एडवाइस देगा, सलाह देगा, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर पे बाइंडिंग है, मतलब बाध्यकारी। जो एडवाइस देगा हटाने के लिए वो माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। फर्दर जी मान लो जी कोई केस है, मान लो कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में गिल्टी पाया गया कोई भी पर्सन, मान लो इलेक्शन हो रहे हैं जी, इलेक्शन में कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो इलेक्शन कमीशन ने डिफाइन की हुई हैं, जो आरपीए एक्ट में है जी, हमारा आरपीए एक्ट है ना, रिप्रेजेंटेशन पीपल ऑफ एक्ट, उसमें डिफाइन की गई हैं। तो अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में मान लो जी कोई गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया, तो उसका मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी ये मैटर को रेफर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसका ओपिनियन लेता है जी, उसकी सलाह लेता है कि भाई साहब आप बताओ क्या कहोगे, इसमें इस मेंबर को डिसक्वालीफाई किया जाए या नहीं, और इसको डिसक्वालीफाई किया जाए तो कितने टाइम के लिए, फॉर व्हाट पीरियड, कि इसकी मेंबरशिप कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए रद्द की जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इससे सलाह लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं। नेक्स्ट है जी, जो कमीशन है उसके पावर है कि किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, मतलब उसकी मेंबरशिप रद्द कर सकता है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो या है आपका हो एमपी पार्लियामेंट का हो जी। किसके बेस पे? अगर उसने अपना जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं, मतलब इलेक्शन में कितना खर्चा हुआ है इसका अकाउंट सबमिट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। मतलब जी जितना खर्चा हुआ होता है ना इलेक्शन कमीशन को, उसकी सारी डिटेल देनी पड़ती है। अगर वो नहीं देता है विद इन द टाइम, जितना टाइम दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और जैसे मैनर में प्रेस्क्राइब्ड किया है बाय द लॉ, जो लॉ बनाया हुआ है उसके लॉ के अकॉर्डिंग अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिया तो भी वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था।